है और स्टूडेंट बाद में आता है। आजकल का कैसा माहौल है। चलो भाई आ चुके हैं, अब तो बच्चे आने लगे हैं धीरे धीरे। आइए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। फटाक से आओ। गोविंद सिंह, अननोन। अननोन अपना नाम लिखो यार, ये अननोन क्या होता है? हाँ, अविनाश कुमार, राजू रस्तोगी, अरुण कुमार। अरुण कुमार कह रहे हैं फिजिक्स का क्लास क्यों नहीं हो रही है? बच्चा फिजिक्स का क्लास मंडे टू थर्सडे होता है और थर्सडे इस बार सर को थोड़ा सा घर शिफ्ट कर रहे थे, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। मंडे से सर कंटिन्यू करेंगे क्लासेस। थोड़ा वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भी था कि बच्चों को एक बार इन्फॉर्म कर देना मैम कि अगले वीक में थोड़ी ज्यादा क्लास लूंगा, क्योंकि मेरा घर शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। और उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, तो थोड़ा सा वो भी घर में थोड़ा सा सारा हेल्प वेल्प उनको ही करनी पड़ती है, टीचर को ही, इसलिए, है ना। चलो फिर आइए। शिवम कुमार आ चुके हैं, प्रिंस कुमार सिंह आ चुके हैं, अंकित साहू आ चुके हैं, प्रिंस यादव भी आ चुके हैं, गंगाराम आ चुके हैं, सूरज कुमार, जय श्री राम जय श्री राम, अवधेश आ चुके हैं, अविनाश कुमार आ रखे हैं और राहुल आ रखे हैं, पंकज आ चुके हैं, आकाश आ रखे हैं, सर्वेश यादव आ चुके हैं, सुरेश यादव आ चुके हैं, पंकज, आकांक्षा, प्रिया परमार, प्रिया परमार, हाँ ठीक है। मैं भी, सुरेंद्र, आपका भी नाम ले लिया। आप आगे क्या है, सौरकर या क्या है, अच्छे से विजिबल नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ कहाँ के रहने वाले हो आप लोग, बताओ जरा। एक मिनट में पहले मुझे ये बताओ कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। मैम एक क्वेश्चन था, बिल्कुल बेझिझक बोलिए बच्चा, क्या क्वेश्चन है? कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, हम भी देखें बच्चे। अननोन जी, जहां अननोन लिखा है वहां पर अपना नाम लिखिएगा। प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजी ने की थी बच्चा, यही क्वेश्चन था क्या राजू? ओके, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, दरभंगा से हैं, शिवपुरी से हैं, आजमगढ़ से हैं, दिल्ली आजमगढ़। ओके ठीक है, और कहां से हैं? मैम सेल में पानी होता है, बिल्कुल होता है शिवम, सेल में पानी। सेल में क्यों नहीं होता? हमारा बॉडी अप्रोक्स 68 to 78%, 68 से लेकर 70% पानी से बना हुआ है। तो ये पानी कहाँ है? हमारी सेल्स और टिश्यूज में तो है पानी, है ना। ठीक है, आई एम सलमान फ्रॉम बिहार। ठीक है मैं पटना से हूं, मतलब बिहार से बच्चे ज्यादा हैं, क्योंकि पटना, आरा, गया, भागलपुर, इस एरिया का बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, चलो फिर आइए। हेलो छोटेलाल पंडित, हेलो हेलो। चलो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। बहुत बढ़िया लगा, हर इंडिया के हर एक कोने से बच्चा पढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम ओडिशा। ओके, ओडिशा, ओडिशा से मुझे पता है, ओडिशा से हमारे पास भी बच्चा है। इनफैक्ट जो मेरा बुक आया था ना, बायोलॉजी वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक, उसका मुझे आज भी याद है कि उसके सबसे ज्यादा ऑर्डर थे, जो ऑर्डर्स आए थे वो आए थे ओडिशा से। ओडिशा से बहुत बच्चों ने बुक मंगवाई थी मेरी बायोलॉजी वॉल्यूम 1। मैं खुद पैक करके भेजती थी, तो मुझे याद है कि ओडिशा में बहुत गई थी। आइए फिर स्टार्ट करें अपनी क्लास आज की। आइए चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी, हम कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। साइटोलॉजी, जिसे हिंदी में कोशिका विज्ञान कहा जाता है, राइट। अब बताओ हमने क्या क्या पढ़ लिया था? 5 मिनट में वही अपना पुराना घिसा पिटा तरीका रिवाइज करने वाला, कि 5 मिनट में हम आपको रिवाइज करवाएंगे। पिछली क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था? साइटोलॉजी, जिसका मतलब है कोशिका विज्ञान, सेल के बारे में स्टडी करना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा, मतलब अभी तक जितनी भी क्लास हुई हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? सेल की डिस्कवरी किसने की? डेड सेल, लिविंग सेल, सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? उसके बाद कुछ हमने साइंटिस्ट के नाम याद किए थे। देन हमने पढ़ाया था कि सेल के अंदर क्या होता है। अच्छा नहीं, सेल के 2 टाइप पढ़ाए थे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। हम लोग यूकैरियोट्स हैं, बिकॉज हम लोगों में यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में किस टाइप की सेल्स होती हैं? बैक्टीरिया में होती है बच्चा प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद हमने पढ़ाया था कि जो सेल है उसके अंदर, अगर एक सेल को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म दिखता है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? आप जानते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सॉलिड और लिक्विड पार्ट है उसको एक साथ मिला के हम प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया सेल की कवरिंग। सेल की कवरिंग कौन कौन सी थी? तो पहला सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए कौन सा मॉडल दिया गया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन।
उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल का ब्रेन या सेल का मैनेजर या सेल का कंट्रोलर। पूरी की पूरी सेल को कौन कंट्रोल करता है बच्चा, आप बताएंगे। पूरी की पूरी सेल को सेल का ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। और हमारे बॉडी में एक ऐसी सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो क्या मैं ये कह दूं उस सेल के पास ब्रेन नहीं है? हाँ जी मैम कह दो। मतलब न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब उसके पास ब्रेन नहीं है। और वो कौन सी सेल है? दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, नंबर 1 पे डीएनए एंड नंबर 2 पे आरएनए। डीएनए और आरएनए ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? वो एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर है। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि डीएनए और आरएनए, डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है, 1 स्ट्रैंड होता है। और देन हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है बच्चा और आरएनए है वो किसके बने हुए होते हैं? जरा कमेंट करके बताओ, डीएनए और आरएनए कैसी स्ट्रक्चर है? डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या हो गया कि डीएनए और आरएनए किसके बने हुए होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। यहां तक की क्लास हम पढ़ चुके थे। उसके बाद थोड़ा सा आगे और पढ़ाया था कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। जब बहुत सारी यूनिट बार बार रिपीट हो तो उसे पॉली शब्द से डिनोट किया जाता है। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? मैम आपने पढ़ाया था कि न्यूक्लियोटाइड कब बनता है? जब एक शुगर जुड़ती है। शुगर का मतलब होता है शर्करा। एक शर्करा हो और साथ में कौन सा एसिड हो? फॉस्फोरिक एसिड हो। कौन सा एसिड हो? फॉस्फोरिक एसिड हो। और साथ में उसके क्या हो? उसके साथ होना चाहिए बच्चा नाइट्रोजीनियस बेस। कुछ ऐसे बेस होने चाहिए, कुछ ऐसे क्षार होने चाहिए जिसके पास नाइट्रोजन है। तो हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार। नाइट्रोजन युक्त क्षार। जब ये तीनों चीज जुड़ती है तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब ये बार बार रिपीट होती हैं, n नंबर ऑफ यूनिट बार बार रिपीट होती हैं, तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं डीएनए और आरएनए किसके बने हुए हैं, आप क्या बताओगे? डीएनए और आरएनए में मैम शुगर होगी, मैम फॉस्फोरिक एसिड होगा, मैम नाइट्रोजीनियस बेस होगा। क्योंकि ये तीनों ही जुड़ते हैं तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब ये बार बार रिपीट होते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। यस मैम, इतनी क्लास आपको मैं कल पढ़ा चुकी थी। बताओ, यहां तक की क्लास हमने पढ़ चुके थे और बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी यहां तक की क्लास पढ़ने में। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं ये कौन सी शुगर है डीएनए और आरएनए में। बहुत ध्यान से आज की क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई बच्चा अब स्क्रीन पे कमेंट नहीं करेगा अरे भाई कुकर वुकर की आवाजें आने लग जाती हैं घर में। चलो देखिए, अब अगर मैं बात करती हूं, बहुत कोई बच्चा अब सिंगल कमेंट भी नहीं करेगा, स्क्रीन पे सिर्फ सुनेगा मेरी बात। डीएनए और आरएनए में शुगर तो होगी ही होगी। हाँ जी मैम शुगर होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डीएनए और आरएनए में कौन सी शुगर होती है। आप जानते हैं एक होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या होती है? ये सब शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। तो मैम तो डीएनए में कौन सी होती है? डीएनए और आरएनए में जो शुगर होती है उसका नाम होता है राइबोज शुगर। बताओ जरा, डीएनए और आरएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। और बच्चा इस राइबोज शुगर के बारे में एक आपको पॉइंट बताऊं, ये राइबोज शुगर एक पेंटोज शुगर है। किस टाइप की है? पेंटोज। पेंटोज का मतलब होता है बच्चा 5 कार्बन वाली। केमिस्ट्री में 5 को पेंटा बोलते हैं। तो ये एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब क्या है? सुनो, ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। कितने कार्बन है? 6 होते हैं तो उसे बोलते हैं हेक्सोज। तो शुगर कैसी है? जो ग्लूकोज है वो एक हेक्सोज शुगर है, जबकि जो राइबोज शुगर है वो एक पेंटोज शुगर है, वो एक पेंटोज शर्करा है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है?
5। तो अक्सर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि हमारे बॉडी में पेंटोज शुगर कहां होती है। तो आपको याद रखना है पेंटोज का मतलब होता है जिसमें 5 कार्बन हो, कार्बन की संख्या 5 हो। और पेंटोज वाली शुगर का एग्जाम्पल क्या है? राइबोस। और राइबोस कहां होती है? डीएनए और आरएनए में। डीएनए और आरएनए में जो शुगर होती है उसे राइबोस बोलते हैं। बस डिफरेंस ये है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या था? डीऑक्सीराइबोस। डीएनए में होती है बच्चा 2 राइबोस शुगर, डीएनए में 2 राइबोस होती हैं, जबकि आरएनए में कितनी होती है? 1 राइबोस होती है। तो जरा लिख लीजिएगा कि आरएनए में 1 राइबोस शर्करा है, डीएनए की स्ट्रक्चर में 2 राइबोस शर्करा है। क्लियर है? तो शुगर वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। फॉस्फोरिक एसिड कॉमन है, ये डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है। अब आइए नाइट्रोजीनियस बेस की बात करते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूं, इस इमेज से आप ये बताओ कि ये डीएनए, ये आरएनए है, ये डीएनए है। इसके अंदर ये लिखा हुआ ना GC, इधर भी लिखा हुआ CGAU। क्या है ये सब? ये सब होते हैं बच्चा नाइट्रोजीनियस बेस। ये सब क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस बेस। एक डिफरेंस यह लिख लेना, देखो कल बताया था डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। दूसरा डिफरेंस आज आपने पढ़ लिया कि डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 राइबोस होती है, आरएनए के स्ट्रक्चर में 1 राइबोस होती है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि ये डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजीनियस बेस का मतलब होता है क्षार, ये ऐसे बेस होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार। कुल 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 पे आता है प्यूरीन, नाम जैसे भी है याद तो करने पड़ेंगे भैया, प्यूरीन। और दूसरी तरफ आती है पिरिमिडीन। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में 2 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, प्यूरीन, पिरिमिडीन। अब बच्चा ये प्यूरीन और पिरिमिडीन के आगे भी नाम है। कौन कौन सी प्यूरीन होती है, कौन कौन सी पिरिमिडीन होती है, ये आपको जान के लिखना है। जब हम बात करते हैं प्यूरीन 2 होती है। प्यूरीन कितनी होती है? 2। जरा लिखिए कौन कौन सी, व्हाइट कलर से लिखते हैं, अलग दिखाते हैं। नंबर 1 पे होता है एडेनिन। पहला जो प्यूरीन होता है उसे एडेनिन कहा जाता है, और दूसरा जो होता है उसे ग्वानीन कहा जाता है। बहुत अच्छे से नाम नोट कीजिएगा, 2 प्यूरीन है, एडेनिन, ग्वानीन। पिरिमिडीन 3 होती है बच्चा। पिरिमिडीन कितनी है? 3। कौन कौन सी? नंबर 1 पे है साइटोसिन, और नंबर 2 पे आती है थाइमीन। हिंदी में सेम नाम है इनके, थाइमीन। और नंबर 3 पे आती है यहां पर यूरेसिल। तो कुल कितने नाइट्रोजीनियस बेस हो गए? काउंट करो, काउंट करके बताओ कि कितने नाइट्रोजीनियस बेस हैं। 5 हुए हैं कि नहीं हुए? 5 हो गए ना। एडेनिन, ग्वानीन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। आपको क्या याद रखना है कि ये जो एडेनिन और ग्वानीन होते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो ए और जी, ये होते हैं प्यूरीन। और CTU ये होते हैं पिरिमिडीन। ये क्या होते हैं? पिरिमिडीन। अब ये तो मैंने एक कॉमन बात बताई है कि भैया डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे क्षार होते हैं, कुछ ऐसे बेस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है। 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन, पिरिमिडीन। प्यूरीन 2, पिरिमिडीन 3। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए या नहीं हो गए? है ना। अच्छा, इसे एडेनिन को कहीं कहीं एडिनोसिन भी बोलते हैं, वो भी करेक्ट है, गलत नहीं है। एडेनिन या एडिनोसिन दोनों सही हैं। अब इन दोनों में से, इन नाइट्रोजीनियस बेस में से डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए में? चलो अच्छे से नोट करवाते हैं आपको। यहां पर मैं डीएनए बना रही हूं, डीएनए डबल हेलिक्स होता है इस तरीके से, ठीक है बच्चा, इस तरीके से हमारा डीएनए होता है। और जब आप इस डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, फिर वापस रिपीट होते हैं A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, इस तरीके से। पहली बात तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? डीएनए की स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड बना रही हूं ना, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंद। तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम का यही हो गया।
कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट, डीएनए की संरचना में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन, ट्रिपल हाइड्रोजन। दूसरा सुनो, डीएनए के स्ट्रक्चर में ए हमेशा टी से जुड़ता है। ए का मतलब क्या हो गया, एडेनिन। तो डीएनए में क्या होता है, ए हमेशा डबल हाइड्रोजन से टी से जुड़ता है। ए हमेशा डबल हाइड्रोजन से टी से जुड़ा। ए क्या था बच्चा, एडेनिन। टी क्या था, थाइमीन। ए क्या था, प्यूरिन। टी क्या था, पिरिमिडीन। मतलब ए प्यूरिन और टी पिरिमिडीन के साथ जुड़ता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और दूसरा, सी हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन से जी के साथ जुड़ता है। सी का मतलब साइटोसिन और जी का मतलब गुआनिन। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में ए टी सी जी याद रखना है। ये दो मैं आपको दिखा भी देती हूं। इसमें देखो, इमेज में ध्यान से देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है सी जी, सी जी। आप चाहे पहले जी लिख दो बाद में सी लिख दो, चाहे पहले सी लिख दो बाद में जी लिख दो, डजंट मैटर। और देखो ए टी, ए टी, ए टी सी जी, ए टी सी जी। तो बच्चा बताओ डीएनए की स्ट्रक्चर में कौन कौन से नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, ATCG। तो ये डीएनए है। बात करते हैं आरएनए में। आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है और आरएनए में ए हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से यू से जुड़ता है, सी हमेशा जी से जुड़ता है, ए हमेशा यू से जुड़ता है, सी हमेशा जी से जुड़ता है। अब ये बताओ कि आरएनए में कौन आ गया, आरएनए में ए के साथ कौन जुड़ रहा है, यू जुड़ रहा है और सी के साथ जी जुड़ रहा है। तो बच्चा ये तो कॉमन है ना, सी जी, सी जी, सी जी। लेकिन यहां पर सिर्फ किसका डिफरेंस है, यहां पर मैम एडेनिन के साथ कौन जुड़ गया था, थाइमीन। किसकी स्ट्रक्चर में, डीएनए की। जबकि आरएनए की स्ट्रक्चर में ए के साथ कौन जुड़ता है, आरएनए की स्ट्रक्चर में ए के जगह यूरेसिल जुड़ जाता है। और यही आपके वनडे एग्जाम का क्वेश्चन। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में या तो सीधा आएगा कि डीएनए में ए के साथ कौन जुड़ता है, टी जुड़ता है, आरएनए में कौन जुड़ता है, यू जुड़ता है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि आरएनए की स्ट्रक्चर में जो थाइमीन की जगह कौन सा एक नाइट्रोजनियस बेस या कौन सी एक पिरिमिडीन आके जुड़ जाती है। तो बच्चा यूरेसिल पिरिमिडीन है, तो यूरेसिल आके जुड़ जाता है किसकी स्ट्रक्चर में, आरएनए की स्ट्रक्चर में। ज्यादा झमेले में नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ याद कर लो ATCG कहां होते हैं, डीएनए में, और AUCG कहां होते हैं, आरएनए में। तो ये डिफरेंस आ गया है ना टी और यू का। हाँ जी मैम, आ गया टी और यू का डिफरेंस। समझ में आई मेरी बात, है ना। तो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा भी डिफरेंस होता है नाइट्रोजीनियस बेस का। समझ में आई मेरी बात। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में इस तरीके से नाइट्रोजीनियस बेस का डिफरेंस होता है। डीएनए डबल हेलिक्स, आरएनए सिंगल हेलिक्स। डीएनए नेक्स्ट, डीएनए जो होता है वो बच्चा उसके अंदर शुगर कितनी, 2 राइबोस, आरएनए में 1, डीएनए में नाइट्रोजनियस बेस ATCG, आरएनए में AUCG। क्लियर है। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। जब बच्चा बात करते हैं डीएनए और आरएनए की, ये कहां दिखते हैं आपको, हमारी सेल्स में तो होते हैं, है ना, उसके अलावा इनकी अकरेंस कहां होती है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए। तो देखिए बच्चा, डीएनए और आरएनए एक तो न्यूक्लियस में होंगे, भाई न्यूक्लियस में तो होंगे ही होंगे, बिकॉज ये न्यूक्लिक एसिड है, तो केंद्रक में तो होंगे ही होंगे, न्यूक्लियस में तो होगा ही, न्यूक्लियस में तो कंपल्सरी है होना। उसके अलावा डीएनए कहां होता है, उसके अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। याद है आपको, मैंने आपको पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है ना, याद है आपको। ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए पढ़ाया था कैसा होता है ना। ये आगे फिर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया वाला। इसके अलावा हमारी सेल्स में तीसरा, हमारी में नहीं प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है। ये सब आगे पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ लिख दो। इन तीनों के पास डीएनए होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया कि सेल के अंदर डीएनए कहां कहां दिखता है, तो आप बताओगे न्यूक्लियस में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है।
आरएनए कहाँ होता है? आरएनए न्यूक्लियस में तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा न्यूक्लियस में, तो केंद्रक में तो आरएनए होता ही होता है। इसके अलावा आरएनए कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है, आप बताएंगे, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, इन दोनों जगह आरएनए की अक्रेंस हमारी सेल्स में देखी जाती है। अब बच्चा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो सुनो ध्यान से। डीएनए का बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, है ना। कैसे क्वेश्चन है? न्यूक्लियस को छोड़ के डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहां कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। न्यूक्लियस को छोड़ के आरएनए कहां है? साइटोप्लाज्म में है, कोशिका द्रव्य में है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैम डीएनए का फंक्शन क्या है और आरएनए का फंक्शन क्या है? जब इनके फंक्शन की बात करते हैं, क्या काम करते हैं ये हमारी सेल्स में? होता है डीएनए आरएनए, सब जानते हैं डीएनए आरएनए होता है, लेकिन क्या काम करते हैं डीएनए और आरएनए? आपने देखा होगा, सीआईडी देखा होगा, तो सीआईडी में क्या करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, या किसी के बाल का डीएनए, थोड़ा सा बाल मिल जाता है तो उसे पॉलिथीन में डाल के लैब में ले जाते हैं। किसी का हल्का सा नाखून मिल जाता है तो उसे लैब में ले जाते हैं डाल के। क्यों? बिकॉज डीएनए होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए वो मैटर है, वो मटेरियल है, वो पदार्थ है जो हमारे बॉडी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। हमें कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे करैक्टर हमें पिछली जनरेशन से आते हैं। हम में आया, जैसे मेरे में आए मेरे मम्मी पापा से, मेरे मम्मी पापा के अंदर आए उनके मम्मी पापा से, है ना। तो कुछ करैक्टर होते हैं जो आगे से आगे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। उन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने वाला जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं या जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाने का काम करता है। अगर मैं अपने डीएनए को अपनी मम्मी पापा के डीएनए से मैच करवाऊंगी तो बिल्कुल मैच होगा। क्यों? क्योंकि मेरे करैक्टर उनके करैक्टर सेम है, मेरे जीन उनके जीन सेम है बच्चा, है ना। इसीलिए जब कहीं पर भी कोई मर्डर करता है या कहीं पर भी किसी बच्चे के पेरेंट्स गुम जाते हैं तो उनका डीएनए लिया जाता है, उस डीएनए को मैच करते हैं। ये जो डीएनए है ना, इसके ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें जीन बोलते हैं, पढ़ाऊंगी आज की क्लास में, आगे आएगा। उन जीन के जो कोड होते हैं, उन कोड को मिलाकर पता कर लेते हैं कि ये जो मर्डर किया है, उस जगह जो बाल मिला है या किसी का भी कोई सबूत मिला है, वो इस इंसान से अगर मिल रहा है तो मर्डर इसी ने किया है ना। या फिर किसी के बच्चे का डीएनए पापा से मिल रहा है उसके, तो समझ में आ जाएगा कि ये पेरेंट्स इसी बच्चे के हैं या इसी पेरेंट्स का ये बच्चा है। तो मैंने कहा हमारी सेल्स में जितने भी जेनेटिक करैक्टर्स होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उनको ट्रांसफर करने में हेल्प कौन सा न्यूक्लिक एसिड करता है? तो उनको ट्रांसफर करने में डीएनए करता है। इसलिए हम डीएनए को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ। क्लियर है मेरा पॉइंट? है ना, क्लियर है मेरा पॉइंट? चलो अब बात करते हैं आरएनए क्या करता है। ये डीएनए वाला पॉइंट आगे समझ में आएगा कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। अभी सिर्फ लिख के छोड़ दो कि इसका फंक्शन ये है। आरएनए का काम क्या होता है? आरएनए का काम होता है हमारे बॉडी में प्रोटीन मेकिंग का। ये प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आरएनए हमारी सेल्स में प्रोटीन के निर्माण में और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो लिखिएगा, आरएनए प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन बनता है हमारी सेल्स में बहुत सारा, और उसी प्रोटीन के निर्माण में और उसको एक्टिवेट करने में, उसका सिंथेसिस करने में, उसका संश्लेषण करने में सहायक कौन है? तो प्रोटीन के निर्माण में और संश्लेषण में सहायक होता है कौन सा न्यूक्लिक एसिड? आरएनए। तो बच्चा एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाए, किस न्यूक्लिक एसिड को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं? डीएनए को। कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन मेकिंग और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है? आरएनए करता है।
अब आपको कुछ थोड़ी सी मैं ऊपर लेवल में ले जाकर बातें बताने वाली हूं जिसको बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स बोलते हैं। डीएनए वाले पार्ट को छोड़ दो, आओ यहां से आरएनए की बात करते हैं। आरएनए कैसे प्रोटीन बनाता है, बिल्कुल अभी सिर्फ जनरल आइडिया दे रही हूं, आगे वापस आएगा बहुत अच्छे से आपको मालूम चलेगा। हमारी बॉडी में होता क्या है, डीएनए से ही आरएनए बनता है। ध्यान से सुनिएगा, डीएनए से आरएनए बनता है पहले, और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में कहा जाता है अनुलेखन। ध्यान से सुनिएगा, अनुलेखन। डीएनए से आरएनए बनता है ना। नेक्स्ट, फिर इस आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, थोड़ी देर पहले लिखा था। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं अनुवाद, या हिंदी में ट्रांसलेशन ही लिख लो, है ना बच्चा। और जब आरएनए से वापस कभी डीएनए बन जाए तब बच्चा इसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स का मतलब क्या होता है, गाड़ी के अंदर रिवर्स गियर लगाते तो गाड़ी क्या करती है, पीछे जाती है। तो जब पीछे की तरफ वापस गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसलेशन। मैं एक बार बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रही हूं, सिर्फ सुनते जाइए। डीएनए था, डीएनए से आरएनए बन गया तो इसे ट्रांसक्रिप्शन, इसे अनुलेखन कहा जाता है। और जस्ट इसका अपोजिट हो गया, इस बार आरएनए से डीएनए बन गया, हालांकि हमारे बॉडी में नहीं होता है, बैक्टीरिया वगैरह में होता है वो, है ना, उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो मैं ये बताना चाह रही हूं कि भैया आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। ये हमारी सेल्स के अंदर क्या बना के छोड़ता है, प्रोटीन बना के छोड़ता है। और हमारे बॉडी में प्रोटीन के बहुत सारे काम है, वो आगे आप पढ़ लोगे। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि आरएनए तो प्रोटीन बनाने में काम आता है। यस बच्चा। और डीएनए को हमने क्या बोल दिया, जेनेटिक मटेरियल बोल दिया। डीएनए तो क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। ये तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, है ना। कैसे करता है अभी समझ में आ जाएगा 10 मिनट के बाद। पॉइंट क्लियर है आरएनए के बारे में, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ी सी बात और सुनो आरएनए के बारे में। जब आप आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए 3 टाइप का होता है। सिर्फ नाम लिखवा के छोड़ रही हूं, आगे पढ़ाऊंगी कि कहां काम आते हैं। आरएनए 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, नंबर 1 पे होता है mRNA। इस M की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर की स्पेलिंग सही है, देख लेना स्पेलिंग, है ना। हिंदी में बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। और दूसरा होता है rRNA, और इसे कहा जाता है राइबोज आरएनए, है ना, राइबोज आरएनए। और तीसरा होता है बच्चा tRNA, स्मॉल टी, नॉट कैपिटल टी, स्मॉल टी, tRNA। और टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो 3 टाइप के कुल, हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरित आरएनए, स्थानांतरित आरएनए। 3 टाइप का आरएनए होता है। कौन कौन सा, तो बताइएगा जरा। mRNA, rRNA, tRNA, 3 टाइप के आरएनए होते हैं। और आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन। क्लियर है पॉइंट। 3 टाइप के आरएनए, ये काम आएगा बाद में, अभी सिर्फ पढ़ा रही हूं आरएनए इसलिए लिखवा के छोड़ दिए। ये काम आएगा वापस जेनेटिक्स के अंदर, है ना बच्चा। तो इतना याद रखिएगा। ये आरएनए की बात होगी कि आरएनए इतना टाइप का है। अब आओ वापस डीएनए पे। डीएनए से 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या, इस डायग्राम से। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सुनो ध्यान से। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सुनो ध्यान से। देखो बच्चा, मैंने कहा डीएनए के अंदर क्या होता है, यहां पर नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं ATCG, है ना, ATCG होते हैं ना, इस तरीके से, है ना, ऐसे होते हैं ना ATCG। अब इस स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन आते हैं डीएनए से अक्सर एग्जाम में। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं,
पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जब डीएनए का एक हेलिक्स कंप्लीट होता है, क्या डीएनए का एक हेलिक्स कंप्लीट होता है तो वो कितनी एंगस्ट्रॉम पे कंप्लीट होता है? एंगस्ट्रॉम हेलिक्स से पहले ये सुनो, ये डीएनए का पहला स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, इन दोनों के बीच का जो डायमीटर होता है वो कितने एंगस्ट्रॉम का होता है? पहला क्वेश्चन तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम कितना होता है वो फिजिक्स में आप पढ़ लीजिएगा, मेरा काम नहीं है पढ़ाना, है ना। दोनों हेलिक्स के बीच का जो डायमीटर है, डायमीटर पूछ ले, व्यास पूछे, डायमीटर का मतलब होता है व्यास, वो कितने एंगस्ट्रॉम का है तो आप बताओगे 20 एंगस्ट्रॉम का है। और डीएनए का एक हेलिक्स कितने एंगस्ट्रॉम पे कंप्लीट होता है? ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, है ना। यहां से लेकर यहां एक बार ऐसे डीएनए घूमा ऐसे, तो एक हेलिक्स बन गया, एक कुंडली बन गया, घूम गया ऐसे, तो ये कितने एंगस्ट्रॉम पे घूमता है? तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा है 34 एंगस्ट्रॉम। ये पूरा क्या है? 34 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही ये नीचे वाला भी कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम होगा। राइट, समझ गए मेरी बात। और नेक्स्ट मैं क्या बताना चाह रही हूं, ये डीएनए के दो नाइट्रोजीनियस बेस हैं। ये पहला जोड़ा है बेस का, जोड़े का मतलब दो होता है ना बच्चा, तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, इन दोनों नाइट्रोजीनियस बेस के बीच का डिफरेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम का है। लास्टली रिपीट कर रही हूं, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का जो सही आंसर देगा मैं समझूंगी उसी को ही समझ में आया है। ये मैं क्या बताना चाह रही हूं, ध्यान से सुनो। मैंने कहा दोनों हेलिक्स के बीच का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम का, एक हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम पे कंप्लीट होता है, और एक हेलिक्स के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, वो 3.4 के एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पूरे हेलिक्स में 34 एंगस्ट्रॉम पे घूम रहा है और दो नाइट्रोजीनियस बेस के बीच का डिफरेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम का है, तो बताओ एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजीनियस बेस हुए? इतना गणित, इतना मैथ्स तो आता होगा आपको। पूरा 34 एंगस्ट्रॉम पे, दो के बीच का डिस्टेंस 3.4, तो एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजीनियस बेस हैं? और सूरज ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया। सूरज कुमार रॉय ने बहुत अच्छा आंसर दिया। आंसर करो फटाक से, जल्दी आंसर कीजिए। यस, सुरेंद्र ने भी बड़ा सही आंसर दिया। एक बात बताऊं, तुम लोगों का बैच आज तक का साइंस स्पेशल का सबसे अच्छा बैच लगा मुझे, क्योंकि बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं और बड़े सिंसियर हैं। बहुत अच्छा बैच लगा, नहीं तो इतना जल्दी आंसर नहीं आते हैं। यस, आपका वासुदेव, आपका गलत आंसर हो गया। क्वेश्चन ढंग से समझो, यहां तक 34 एंगस्ट्रॉम, दो के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो भैया एक हेलिक्स में कितना हो गया? 10 बेस पेयर है। इतना गणित तो मुझे भी आता है। 10 बेस पेयर हो गए। 10 बेस पेयर का मतलब है 10 क्षार वाले जोड़े हो गए। 17 कैसे आ जाएगा आंसर? निरंजन कुमार, दिवाकर कह रहे हैं 6। इतना गणित कहां से पढ़ के आए हैं? मुझे लगता है मेरा ही मैथ्स कमजोर है, लेकिन मेरे से भी ज्यादा और लोगों का भी कमजोर है मैथ्स, है ना। चलो, आप तो कर लोगे। 3.4 इंटू 10 करोगे तभी तो क्या आएगा? 34 एंगस्ट्रॉम आएगा, है ना। ठीक है, चलो, तो ये डीएनए के 4 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये रहा डीएनए और आरएनए का डिफरेंस। डीएनए कहां कहां होता है सेल के अंदर मैं पढ़ा चुकी हूं। डीएनए का फंक्शन क्या है, आरएनए का फंक्शन क्या है, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया कि जो डीएनए और आरएनए हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। और डीएनए में 2 राइबोस होती है, आरएनए में 1 राइबोस होती है। और नाइट्रोजीनियस बेस से भी आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए। अब बात करते हैं हम अगली बात पे। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। आरएनए का उतना ही याद रखना है कि आरएनए 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, और टीआरएनए। ये सब आपको आगे समझ में आएगा। अब सुनो बच्चा, एक लास्ट डिफरेंस बता रही हूं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। डीएनए जो होता है ना, इसके ऊपर कुछ अलग टाइप की प्रोटीन होती हैं जिन्हें बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन।
डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन डीएनए। और जब आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए पे यह हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। तो अगेन एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, कौन से न्यूक्लिक एसिड पर हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं? तो कौन से न्यूक्लिक एसिड पे होते हैं? डीएनए पे। कौन से पे नहीं होते? आरएनए पे नहीं होते। अब मैम जब डीएनए के ऊपर ये हिस्टोन प्रोटीन है तो कुछ ना कुछ तो कुछ काम करती होंगी ये हिस्टोन प्रोटीन। क्या काम करती हैं? ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक करने में काम आती है। क्या करने में? पैकेजिंग करने में, डीएनए को पैक करने में। बच्चा क्या होता है, डीएनए न्यूक्लियस में होता है और डीएनए जब ऐसे खुलने लगता है ना तो लंबे लंबे धागे नुमा संरचनाओं में खुलने लग जाता है और खुल के वो न्यूक्लियस से बाहर भागने की कोशिश करता है। तो न्यूक्लियस से बाहर ना भागे इसलिए डीएनए के ऊपर कुछ प्रोटीन होती है, वो उसको ऐसे फोल्ड करके वापस पैक कर देती है। जैसे एक मोतियों की माला होती है और माला टूटती है तो मोती बिखर जाते हैं और सारे मोतियों को एक साथ पिरोते हो आप एक माला के अंदर। ठीक वैसे ही डीएनए जो होता है वो ऐसे आप भागने लग जाता है, उसके थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर्स खुलने लग जाती हैं तो डीएनए को पैक करने में इस तरीके से। देखो ये डीएनए है, अब यहां पर इसके स्ट्रैंड ऐसे खुलने लग जाते हैं ना तो यहां पर ही प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन इस डीएनए को वापस करके इस तरीके से यहां पर इसकी पैकिंग कर देती है, ऐसे जैसे माला बनाते हैं मोतियों की। ठीक वैसे ही कि यहां पर डीएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन पाई जाती हैं जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन क्या काम करती हैं? ये प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग करने में, डीएनए को पैक करने में, डीएनए को बांधने में काम आती हैं, है ना। जबकि आरएनए में ऐसी कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन दो टाइप का बन सकता है कि डीएनए के ऊपर कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन। या डीएनए की पैकेजिंग करने में कौन सा प्रोटीन काम आता है? हिस्टोन प्रोटीन। और नेक्स्ट अब आप याद रखोगे बच्चा, जब ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जुड़ते हैं, है ना, मतलब डीएनए ने पैक कर दिया और हिस्टोन प्रोटीन ने पैक कर दिया किसको? डीएनए को। तो पैक होने के बाद वही डीएनए कहलाता है क्रोमोसोम। उसी को कहा जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं? सुन रखा है आपने क्रोमोसोम शब्द? किस किसने सुना हुआ है आज तक? चलो बताओ कि क्रोमोसोम टर्म किस किसने सुन रखा है आज तक? हाँ जी, सुना है? ठीक है, चलो क्या होते हैं क्रोमोसोम? जब डीएनए और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाते हैं, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? तो क्रोमोसोम बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में ये आता है कि भैया क्रोमोसोम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? क्रोमोसोम्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट जब बात करते हैं क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। हमारी सेल्स में धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। धागे नुमा संरचनाएं हमारी सेल्स में बनती हैं कब? जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाता है और कुछ इस तरीके की धागे नुमा संरचनाएं बनती हैं, इन्हीं को आप क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इनको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। और इस क्रोमोसोम के बारे में डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वेल्डेयर और फ्लेमिंग। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसको ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, देखा किसने था, तो ऐसा माना जाता है कि इन क्रोमोसोम को देखा किसने था? तो वो देखा था वेल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? वो जाता है वेल्डर फ्लेमिंग को। फ्लेमिंग जी ने प्रॉपर इनकी खोज करके बताया था कि ये जो ऐसे क्रोमोसोम हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ही कहा जाता है।
तो मैंने कहा हमारी सेल्स में डीएनए जब पैक हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन से तो इस तरीके से पैक हो जाता है और इन्हीं को हम क्रोमोसोम, इन्हीं को गुणसूत्र कहते हैं। और ये गुणसूत्र जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। अब दो हाँ पुरकिंजे का भी नाम आता है साथ में, यहां पर आप पुरकिंजे भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको 2 पॉइंट नोट करवा रही हूं, दोनों को स्टार बना के लिखिएगा। स्टार का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आते हैं। पहला, क्रोमोसोम जो है वो विजिबल कब होते हैं? आप मान लो आप कहोगे कि मैम हमें तो क्रोमोसोम देखना है, दिखाओ। तो बच्चा क्रोमोसोम तभी दिखाई देते हैं जब किसी सेल के अंदर क्या हो रहा होता है, सेल डिवीजन हो रहा होता है। जब कोई सेल अपने आप को डिवाइड कर रही होती है, जब किसी सेल में कोशिका विभाजन हो रहा होता है ना, उसी समय सिर्फ ये क्रोमोसोम दिखते हैं, उसके अलावा क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं। अगर आपको क्रोमोसोम देखने हैं तो आपको कौन सा सेल उठाना होगा? जिस सेल में क्या हो रहा है, जिस सेल में सेल डिवीजन हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है। और कोशिका विभाजन क्या होता है? एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है और डिवाइड करके नई सेल्स बनाती है। जिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होती है उसे सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहते हैं। तो जब ये प्रोसेस हो रही है तब ही आप क्या देख सकते हो? क्रोमोसोम को देख सकते हो। तो एग्जाम में आते हैं क्रोमोसोम्स बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग, क्रोमोसोम किस समय दिखाई देते हैं? तो कोशिका विभाजन के समय। और दूसरा, क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ियों में पाया जाता है, सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता है, हमेशा पेयर में मिलेंगे। आप कैसे पढ़ोगे? 2 4 6 8 10 12 14 पेयर, सिंगल नहीं पढ़ोगे कभी। ऐसे नहीं पढ़ोगे कि फलाना जीव में 3 क्रोमोसोम है, नो, पेयर्स में। पेयर का मतलब हमेशा सम संख्या में होगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे होगा। क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, जोड़ियों में होते हैं, सिंगल कभी क्रोमोसोम नहीं होता है। जैसे मैं हमारी बात करूं, ह्यूमन बॉडी की बात करूं, मनुष्य के शरीर की बात करूं, तो मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं हमारी सेल्स में। जब 23 जोड़ी है तो नंबर में कितने हो गए? नंबर में 46 हुए या नहीं हुए? हाँ जी, सम संख्या में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। तो याद रखिएगा क्रोमोसोम्स हमेशा 23 पेयर्स में होते हैं। जैसे मटर के पौधे में कितने होते हैं? 7 पेयर होते हैं। कितने पेयर? 7 पेयर होते हैं। जैसे आप बात करते हो चिंपैंजी में, चिंपैंजी में हमसे 1 पेयर ज्यादा होता है, तो कितने हो गए? 24 जोड़ी हो गए। तो आप जब भी, मेरे कहने का मतलब इतना सा है, आप क्रोमोसोम की बात करते हो तो वो आपको पेयर्स में मिलते हैं, है ना बच्चा? किसमें मिलते हैं? पेयर्स में। मॉस्किटो में जैसे बात करते हैं ना तो 3 जोड़ी होते हैं, ऐसे आपको पेयर्स में मिलेंगे, ठीक है। चलो, ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 हो गए, जोड़े कितने हो गए? 23। और हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मतलब हमारे बॉडी में 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे है ऑटोसोम्स, इंग्लिश में ऑटोसोम्स, हिंदी में ऑटोसोम कहा जाता है। पहला प्रकार जो हमारे शरीर में गुणसूत्रों का है वो ऑटोसोम है। और दूसरा कौन सा हो गया? एलोसोम। एलोसोम्स, हिंदी में एलोसोम्स लिखा जाएगा। ऑटोसोम, एलोसोम, 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं हमारे बॉडी में, हम लोगों में, ठीक है। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो लड़का और लड़की में सेम हैं, जो एक जैसे हैं, जो लड़का और लड़की के शरीर में एक जैसे गुणसूत्र हैं, उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। और कितने जोड़ी सेम होते हैं? तो आप बताओगे 22 जोड़ी, 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स ऑटोसोम कहलाते हैं। मतलब टोटल कितने हो गए? 44 ऐसे क्रोमोसोम हैं जो लड़का लड़की के बराबर है, एक जैसे हैं, दिखने में सेम है, काम भी सेम है ना। और जब बात करते हैं एलोसोम की, ये ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो लड़का और लड़की में क्या हो? डिफरेंट हो। डिफरेंट का मतलब क्या हो गया? अलग अलग हो, जो दोनों में क्या हो? अलग अलग हो। कितने पेयर? 1 जोड़ी क्रोमोसोम अलग अलग होता है। 1 जोड़ी का मतलब कितना हो गया? 2। भाई 22 जोड़ी का मतलब 44 हो गया। तो 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, 1 जोड़ी क्रोमोसोम्स
एलोसोम होते हैं, एक जोड़ी क्रोमोसोम्स एलोसोम होते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। आप सुनो, जब कभी भी कोई बच्चा बन रहा होता है मां के वोम्ब में, गर्भाशय में, तो उस समय उस बच्चे का जेंडर किस तरीके से डिसाइड होता है कि वो बच्चा बेबी बॉय बनेगा या बेबी गर्ल बनेगा, कैसे होता है। तो ये वाले क्रोमोसोम्स तो उस बच्चे में आ जाते हैं, 44 तो आएंगे ही आएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। कितने क्रोमोसोम और आने? 2। तो बच्चा बताओ फादर के क्रोमोसोम कौन से हैं, पिता के। अच्छा पहले सुनो ध्यान से कि ये एलोसोम डिफरेंट कैसे होते हैं, वो तो सुनो। मेल बॉडी में, लड़के के अंदर, नर शरीर में ये एलोसोम होता है X, Y, और फीमेल्स के अंदर होते हैं ये एलोसोम X और X। तो बच्चा अगर कहीं पे लिखा हुआ है क्या 44 प्लस XX, इसका मतलब ये क्या है, ये लड़की है, फीमेल ह्यूमन बीइंग है। और अगर लिखा है 44 प्लस X, Y, तो ये क्या है, लड़का है, इसका मतलब ये एक मेल ह्यूमन है। ये क्या है, एक मेल ह्यूमन। देखो 44 तो सेम है ना, और सेम है वो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम। X और X किसका है, लड़कियों का, XY किसका है, लड़कों का। तो XX XY अलग हो गए, तो ये किस टाइप के क्रोमोसोम हैं, ये एलोसोम है। तो मेल के एलोसोम XY होते हैं, फीमेल के एलोसोम XX होते हैं। जब ऐसा लिखा हुआ है तो वो फीमेल है, ऐसा लिखा हुआ है तो वो मेल है। अब क्या होता है, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, उस समय उसके वंब में जो बच्चा है वो बच्चा बन रहा है, तो वो बच्चा आगे चलकर लड़का बनेगा या लड़की, वो कैसे डिसाइड होता है, वो यही क्रोमोसोम करते हैं, एलोसोम करते हैं। कैसे, सुनो 44 तो क्रोमोसोम उस बच्चे में इक्वल जाएंगे ही जाएंगे भाई, 44 क्रोमोसोम तो एक जैसे हैं, तो 44 तो जाएंगे ही जाएंगे। अब क्या होगा, 2 क्रोमोसोम फादर के हैं, 2 मदर के हैं। पापा के कौन से हैं, एलोसोम, तो मेल के कौन से होते हैं, X, Y, मदर के कौन से हैं, XX। तो अब 2 में से एक पापा से आता है उस बच्चे में, एक मम्मी से आता है। मान लो पापा का X आया, मम्मी का X आ गया, तो X और X क्रोमोसोम आने से क्या बनेगा, वो बच्चा बेबी गर्ल बनेगी, वो लड़की पैदा होगी। वो क्या होगी, लक्ष्मी पैदा होगी, लड़की पैदा होगी, है ना। और अगर यहां से आ गया मदर का X और यहां से आ गया Y, तो X और Y क्रोमोसोम आएंगे, तो वो क्या पैदा होगा, वो लड़का पैदा होगा, बेबी बॉय पैदा होगा। अब मुझे ये बताओ किसके क्रोमोसोम डिसाइड कर रहे हैं होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, किसके क्रोमोसोम डिसाइड कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ। भाई फीमेल में, मां में तो XX हैं, पापा के X और Y हैं, अलग है, तो किसके क्रोमोसोम डिसाइड कर रहे हैं, फादर के क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। फादर के कौन से, X और X, इसीलिए फादर के X और Y क्रोमोसोम को कहा जाता है जेंडर डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम या जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम, लिंग निर्धारक गुणसूत्र। लिंग निर्धारण, लिंग का निर्धारण करेंगे कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, तो इन्हें बोलते हैं लिंग निर्धारक गुणसूत्र। और लिंग निर्धारक गुणसूत्र किसके हैं, आप बताओगे मेल के। मेल के कौन से हैं, एलोसोम, और कौन सा, X और Y। X और Y क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे कि होने वाला बच्चा बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, लड़का होगा या लड़की होगी। इसमें लड़की का 0.0001% भी योगदान नहीं है। वो बात अलग है, हमारे समाज में अलग अलग भ्रम पैदा कर रखे हैं लोगों ने कि 3-4 लड़कियां तुमने पैदा कर दी, लड़की को ब्लेम करते हैं, लड़की को मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, लड़के की दूसरी शादी करवा देते हैं कि भाई इस लड़की में कुछ कमी है इसलिए लड़कियां पैदा हो रही हैं। लेकिन आजकल तो हमारा समाज भी बदल रहा है, लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन लड़की की इसमें कहीं पर भी आपको गलती दिख रही है, भाई लड़की में तो XX है, X ही जाना है, और अगर यहां से Y आया तो लड़का, यहां से X आया तो लड़की।
तो मेल के एलोसोम कहलाते हैं लिंग निर्धारक गुणसूत्र, जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम। ये बताएंगे कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, कौन बना है, कौन बनेगा, लड़का बनेगा या लड़की। तो हमारी सेल्स में टोटल 23 पेयर्स क्रोमोसोम, 23 में से जो 22 जोड़ी है वो सेम है और एक जोड़ी अलग है ना बच्चा। अब 22 का मतलब 44 क्रोमोसोम एक जैसे हैं, एक जोड़ी अलग है। अलग वाला ये था और इसी को बोला जाता है जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम ने डिसाइड कर दिया होने वाला लड़का होगा या लड़की बच्चा। अब उस लड़के में कैरेक्टर किसके जाने, लड़का या लड़की में, वो डिसाइड करते हैं जीन। जीन बताएंगे इस बच्चे के अंदर लक्षण किसके जाएंगे, इस बच्चे की हाइट मम्मी पे होगी या पापा पे होगी, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, जीन हम पढ़ेंगे कल।